हेलो बच्चों, वेलकम अगेन बाय सर आइंस्टाइन यूट्यूब चैनल। एंड आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले ऑलरेडी हमने इस सीरीज के अंदर 2-3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और सीईटी 2025 को टारगेट करके हम लॉज ऑफ मोशन समझने की कोशिश करेंगे सवालों के माध्यम से और कम से कम शब्दों में। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सवाल नंबर 1 की तरफ। और दोनों ही सवाल आपने कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखे होंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है लॉज ऑफ मोशन। तो यहां पे एक सवाल है और इस सवाल में एक डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा। एक ब्लॉक है 3 केजी का और इस पे 100 न्यूटन का इन्होंने क्या लगाया हुआ है, फोर्स लगाया हुआ है। द ब्लॉक ऑफ मास 3 kg as shown in the figure and the coefficient of friction between the surface and block is 1/√3, यानी कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना लग रहा है बच्चा लोग, 1/√3 लग रहा है। एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी इज बी वाले पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये हमें पता करना है। और ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है। इसका मतलब ये है कि इस पे जितने भी फोर्स लग रहे होंगे वो सब बैलेंस होंगे। तो सबसे पहला काम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एफबीडी बनानी आनी चाहिए। अगर एफबीडी नहीं आती है तो उसके लिए आप फटाफट से एडमिशन ले लो भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं एफबीडी बनाना कि कैसे बनाएंगे। देखिए इस ब्लॉक को अपन करेंगे सबसे पहले ऑब्जर्व। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसका अपन मार्क करने वाले हैं। तो इस पे मैं अलग से बना लेता हूं इसको। ये हमारा ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर वेट जो है इसका 3 kg का है। तो सबसे पहली बात ये है कि और यहां पर ये कांटेक्ट में है सर, ठीक है। तो यहां पे कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स लगने वाला है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अगर स्मूथ नहीं है तो नॉर्मल फोर्स तो सबको पता है कि इधर लगने वाला ये n हो गया। और इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा उसकी डायरेक्शन भी हमें जज करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अप्लाइड फोर्स देखते हैं। तो अप्लाइड फोर्स जो है वो इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। और नॉर्मल से कितने एंगल पे लग रहा है बच्चा लोग, 30 डिग्री पे लग रहा है। तो यानी कि यहां पर इस फोर्स को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक फोर्स वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये जो लग रहा है ये सेंटर ऑफ मास से होता हुआ इधर लगेगा, यानी कि 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन का जब ये लगेगा तो इधर कितना आ जाएगा, 100 इंटू sin 30, यानी कि हो गया 50√3 न्यूटन और इधर हो गया 50 न्यूटन। तो इस 100 के हमने क्या कर लिए, वेक्टर में 2 कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए। मतलब हमारा 100 न्यूटन जो है वो कोई काम का ही नहीं है। यानी कि इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया 50√3 जो इधर लगेगा, एक 50 जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और कौन सा फोर्स इस पर लग रहा होगा, यानी कि इस वाले फोर्स को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें इसको जज नहीं करना है, हमें जज करना है कि 100 के जो कंपोनेंट बने हैं, एक 50 और एक 50√3, इसको जज करना है। और इस पे वेट किधर लग रहा है बच्चा, नीचे की तरफ लग रहा है। वो कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा 30 mg ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या हो रहा होगा अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लॉक हमारा रेस्ट पर है, ब्लॉक हमारा रेस्ट पर है। इसका मतलब ये है कि ये तो 50 है और ये 30 है। इसका मतलब ब्लॉक को ऊपर चल देना चाहिए। जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर की तरफ ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसको मोशन को नहीं होने देना, यानी रेस्ट पे। रेस्ट पे इसका मतलब इसको रोक कौन रहा है, इसको रोकने वाला एक ही यहां पर बाहुबली है और वो है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मुझे मिल गई, वो किधर की तरफ है, डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शन देखो तो आप 2 ऑप्शन को डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कौन कौन से, अपवर्ड वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, यानी 50-50 पर आ गए आप, ठीक है। शुरू करते हैं। और अगर 50-50 पे आ गए तो आंसर भी आ गया है, सॉल्व भी नहीं करना है क्योंकि ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए। तो यानी कि ऊपर 50 लग रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स भी 50 होना चाहिए। यानी कि 30 में कितना ऐड करोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 20, खत्म सवाल, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा कंपोनेंट करना है और क्या कर देना है, फोर्स बैलेंस कर देना है, ठीक है। अगर थोड़ा और डिटेलिंग में करें तो ये वाला जो बैलेंस अगर मैं करूंगा तो मेरे पास जो F आएगा वो F आएगा कितना बेटा, 20 न्यूटन। लेकिन इसमें आंसर हो सकता है तुक्के से मैच हो गया हो। रीजन बताता हूं कैसे। क्योंकि अगर मैं इसका मैक्सिमम फोर्स निकालूंगा तो मैक्सिमम फोर्स मेरा कितना आ रहा है, वो आ रहा है म्यू इंटू एन। तो मुझे कैसे पता कि ये रेस्ट पर है भाई, इसमें तो लिखा ही नहीं है ना कहीं पे कि ये रेस्ट पर है। अपने मन से थोड़ी मान लोगे गुरुजी, तो अपने मन से नहीं माना है बच्चा लोग। मैंने ऑलरेडी एफ मैक्स इसका देख लिया है कि वो कितना आ रहा है, म्यू इंटू एन आ रहा है। तो म्यू इंटू एन का मतलब हो गया कि म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 जो दिया हुआ है। और एन जो है वो रिएक्शन फोर्स है इसका, यानी एन इज ऑलवेज इक्वल टू 50√3।
तो अगर मैं यहां पे इंटू 50√3 करता हूं तो मेरे पास एफ मैक्स जो है यानी फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम औकात जो है वो आ रही है 50 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 50 न्यूटन तक। तो ये उतना ही लगेगा जितनी जरूरत होगी, और जरूरत हमारे पास कितने की, हमको जरूरत है 20 की, तभी ये रेस्ट पर रहेगा। मतलब रेस्ट पे रखने के लिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि एफ रिक्वायर्ड हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एफ मैक्स होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो ऑब्जेक्ट कभी चल ही नहीं सकता है, वो रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि वो उसकी औकात से कम है। समझ में आई बात? तो रिक्वायरमेंट कभी भी औकात से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात? तो यानी ये बात मुझे साफ साफ नजर आ रही थी म्यू इंटू एन करने पे, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1/√3 था। √3 इंटू 50√3 करेंगे 50 आएगा। तो ऑफकोर्स मुझे रिक्वायरमेंट 20 की है और मैक्सिमम औकात इसकी 50 की है। यानी कि जैसे मान लो कि आपको दोस्त जो है वो आपको 50 रुपए तक दे सकता है उधारी, और आपने 20 मांगे तो 20 तो वो ऑफकोर्स दे ही देगा ना। ठीक है, बस वही केस है। तो यानी डायरेक्टली अपन ने इसका आंसर इसलिए दे दिया क्योंकि ये रेस्ट पर है। अगर ये चल पड़ता तो हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाता। तो कभी भी जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि उसकी औकात के बराबर, मैक्सिमम। और मैक्सिमम फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर होता है बच्चा लोग, म्यू इंटू एन के बराबर होता है। अब किसी को ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर ये 50√3 और ये 50 कैसे हो गया है। तो बच्चा लोग अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स 30 डिग्री पे लग रहा है। तो अब आप ये सोचोगे कि कौन सा 30 होगा, उस हिसाब से आपको ये 50 मिलेगा, 50√3, यानी कि 100 इंटू साइन 30 और 100 इंटू कॉस 30। तो अब किधर कॉस किधर 30, ये आप जज करें किधर थीटा होगा। हिंट मैंने दे दिया है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 की तरफ अगर बढ़े तो यहां पर 2 ब्लॉक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। यहां पर भी देखो सेम सवाल है, थोड़ा सा हम जज करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ये वाला ब्लॉक ए है और ये बी है, और इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। ठीक है, अच्छा सवाल है, देखो कैसे होगा। ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि म्यू दिया हुआ है, स्मूथ है नहीं। स्मूथ नहीं है तो इसलिए सबसे पहले अपने को यह चेक करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो चलने की कंडीशन क्या होगी कि ये वाला फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो इसके और इसके सरफेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, तभी ये क्या करेगा, चलेगा। तो चलने वाली कंडीशन पहले अगर आप सेटिस्फाई करो तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इनके और इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा बेटा, म्यू इंटू एन के बराबर, मैक्सिमम यही लग सकता है। तो म्यू इंटू एन, और यानी म्यू की वैल्यू दी हुई है अपने को 0.5 का मतलब हो गया हाफ इंटू एन। एन किसके बराबर होगा, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट एक मान लो आप, तो ये हो गया 2 and 8 कितना हो गया 10। तो 10 kg यानी कि 10 इंटू 10 mg के बराबर, n बराबर mg। अरे यार mg ऐसे लगेगा इस पे और n क्या लगेगा ऊपर, तो अब ये धरती फाड़ के नीचे तो नहीं चला जाएगा और अपने आप ऊपर नहीं उड़ जाएगा, तो ये बैलेंस ही रहेगा ना। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg, तो मैंने mg के बराबर नॉर्मल फोर्स कर दिया। तो यहां से अगर मैं इसका f दिखूं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है एंड दिस कंडीशन, तो वो लग रहा है कितना 50, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। कहां पे, इस ग्राउंड और इस ब्लॉक के बीच में, और हमारा अप्लाइड फोर्स है 25। तो क्या लग रहा है तुम्हें, ये चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कभी एक्टिव ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव कब होगा, जब ये दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक चलना शुरू कर दे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव नहीं है, तो आंसर होगा 0। सपने में भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। थोड़े से सवाल मानता हूं कि टिपिकल है, लेकिन सीखना पड़ेगा, कोई और समाधान है नहीं अपने पास, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगले सवाल में क्या दिया है। सवाल नंबर 3, द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on long trolley. The coefficient of friction between the block and trolley is 0.2. The trolley accelerates from the rest with the acceleration 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 20 seconds. 20 सेकेंड के लिए वो क्या कर रही है बच्चा, एक्सेलरेट कर रही है। Then what is the friction force? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, यानी कि ऐसा समझो कि ये मान लो ट्रॉली है, ठीक है, और इस ट्रॉली को पहिया लगाओ चाहे मत लगाओ, ऐसा मान लो प्लेटफॉर्म की तरह, और इसके ऊपर क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का वेट कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। द ब्लॉक ऑफ 10 kg इज प्लेस्ड ऑन द ट्रॉली।
और इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में, यानी यहां कितना दिया हुआ है 0.2 हमारे को म्यू दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। और ये एक्सेलरेट कर रही है, तो ट्रॉली इधर एक्सेलरेट कर रही है कितने से 0.5 से, कितने से कर रही है 0.5 से, और कितने समय तक कर रही है, तो टाइम हमारे पास कितना है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट कर रही है। देन व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लग रहा होगा। सिंपल सी बात है कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम पर है, इसका मतलब अगर मैं इसको इस फ्रेम पर बैठ के सॉल्व करूं तो ये कैसा फ्रेम हो जाएगा। दो तरह के फ्रेम आप लोगों ने पढ़े होंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये किस टाइप का फ्रेम है कमेंट करके बताओ। उस फ्रेम पर हम बैठे हैं और इस पे क्या लगने वाला है, अगर हम एक्सेलरेटेड फ्रेम पर होंगे तो इस पे एक शूडो फोर्स एक्ट करेगा, तो इस पे शूडो फोर्स किधर एक्ट करेगा, जिधर ऑब्जर्वर जा रहा होगा उसके अपोजिट, तो इस पे शूडो फोर्स किधर लगने वाला है बच्चों लोग, अपोजिट में। तो शूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल्स टू, शूडो फोर्स निकाल लेते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, तो मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 इंटू 0.5, एक्सेलरेशन कितने का इसके पास, ट्रॉली के पास 0.5 का है, तो ma जो होता है वो शूडो फोर्स होता है और हमेशा किधर लगता है, ऑब्जर्वर के अपोजिट लगता है। तो यहां पे शूडो फोर्स हमारे पास कितना आ गया बच्चा लोग, 5 न्यूटन का आ गया। और अगर आप इन दोनों के बीच में अगर F की औकात देखोगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू एन के बराबर, और म्यू की वैल्यू अपने को कितनी दी है 0.2, और n किसके बराबर होगा 10 kg, यानी n हो गया mg के बराबर, दैट इज 100। तो अगर आप औकात निकालोगे तो औकात आएगी इसकी कितनी 20 न्यूटन। तो आपको दिख रहा होगा कि शूडो फोर्स इस ब्लॉक पे अपोजिट लग रहा है और इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है 20 न्यूटन का। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्टिव हो जाएगा कितने का, जितनी जरूरत है। तो रिक्वायरमेंट है 5 की, तो 5 न्यूटन इस पे एक्टिव हो जाएगा और किधर की तरफ होगा, राइट की तरफ। तभी तो ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ चलेगा इधर राइट में। तो कोई भी चीज चलेगी तो उसके लिए कौन कॉज है, कॉज उसका है फोर्स, सिंपल सी बात है। तो बिना फोर्स के तो ये चलेगा नहीं, तो इसको लेके जाने वाला कौन है, फ्रिक्शन फोर्स रियलिटी में, ठीक है। तो शूडो नाम का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में, ठीक है। तो ये सिर्फ एक करने का तरीका है, मेथड है, यानी अपने पास आंसर जो है बच्चा लोग सी हो जाएगा 5 न्यूटन का। समझ में आया होगा, सिंपल सवाल था। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। अगला सवाल देखो क्या कहता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन ए का में क्या नहीं दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, तो बिना मास के तो सवाल होगा नहीं। तो ए का आप मास इस सवाल में नहीं दिया है, तो ये सवाल इनकम्प्लीट हो गया बच्चा लोग। तो इसमें क्या करो आप, या तो मास की वैल्यू मान लो, क्योंकि बिना एम के तो अपन इसको वैल्यू तो नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो क्या मान सकते हो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू एम को मानना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से, इनकम्प्लीट सवाल है ये। ऐसा करो, एम की वैल्यू मान लेते हैं 10 kg, मान लेते हैं, अब मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। मान लेते हैं अगर एम दिया होता अपने को कितना 10 kg, इनकम्प्लीट सवाल है ये। तो यानी ए जो है उसका मास अगर 10 kg है, बी का मास देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बी का क्यों नहीं एज्यूम कर ले रहे हो आप, तो एज्यूम नहीं कर रहा हूं, ये गिवन होना चाहिए, इस सवाल में नहीं गिवन है, ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक वाइज लिखा गया है या तो, ठीक है। तो यहां पर इसका मास नहीं है, तो अपन ने मास मान लेते हैं कि 10 kg अगर दिया होता तो क्या होता, देखो क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है, कॉन्सेप्ट समझे कि अगर 10 kg इसको दिया हुआ है तो बोला गया है कि ये, अगर आप लिफ्ट को देखोगे तो लिफ्ट का एरो किधर है, डाउनवर्ड है, और इस पे लगा हुआ है माइनस। इसका मतलब, और इसकी यूनिट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेट कर रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ माइनस से। अगर मैं माइनस साइन हटाऊं तो मेरे को एरो को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गई कि लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, साइन चेक करने के लिए कि आप कितना एक्सेलरेशन को समझते हो। तो आपकी समझ को चेक करने के लिए ये साइन जो है और सिंबल साइन और इसका डायरेक्शन दोनों दे दिए गए, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कितना अच्छा कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को यहां पे, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये और ये बात सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये लिफ्ट में रखा हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट, ये ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा होगा 2 से, पक्का। तो यानी कि इसके ऊपर भी अगर मैं इस लिफ्ट में बैठ के सॉल्व करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम में इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, mg के साथ साथ एक शूडो फोर्स और लगेगा एक्स्ट्रा, और वो हमेशा किधर लगेगा, ऑब्जर्वर के अपोजिट। अगर ऑब्जर्वर हमारा लिफ्ट में है तो लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है सर। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस ब्लॉक पे, यानी कि 5 kg 10 kg वाला ब्लॉक जो हमने मान लिया, वैल्यू दी नहीं थी तो, ठीक है। तो अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पर mg तो लगेगा ही लगेगा, नो डाउट, 100 मान लेते हैं 100, ठीक है। तो mg तो लगना ही लगना है, प्लस एक और एक्स्ट्रा फोर्स क्या आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, शूडो फोर्स। वो कितना हो जाएगा 10 × 2 m × a शूडो फोर्स। तो कितना हो गया टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया 120 न्यूटन का। अरे 100 + 20 120 ना, तो
तो 120 न्यूटन का टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया। जितना फोर्स इस पे लगेगा डाउनवर्ड, उतना ही ये बी वाला जो कांटेक्ट में है उतना ही फोर्स अपवर्ड लगा देगा। ठीक है, तो इसमें एक भी ऑप्शन अपना मैच नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है उसने मास कुछ और माना हो, 1 kg माना हो या कुछ भी माना हो, आई डोंट नो, बट अगर मास दिया होगा तो करना यही है। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो इस पे 100 न्यूटन का तो mg लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा फोर्स कौन सा एक्टिव हो गया बच्चा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आपको इसमें भी समझ में आया होगा। सूडो फोर्स की सिर्फ एक डेफिनेशन है, सूडो फोर्स हमेशा किधर लगेगा? अगर ऑब्जर्वर किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो जिधर एक्सेलरेट हो रहा होगा उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, बस इतनी सी बात है। F बराबर ma, बस इतनी कहानी है। क्लियर है? यानी ये मास किसका है? जिसपे सूडो फोर्स लगेगा, और एक्सेलरेशन किसका है? ऑब्जर्वर का, जो एक्सेलरेट कर रहा है a से, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? एक्सेलरेशन के अपोजिट। ठीक है, डन इट। तो आपका आंसर जो आना चाहिए, क्या पूछा गया? 120 न्यूटन का आना चाहिए, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। फोर्स कभी भी अकेला नहीं लगता, फोर्स हमेशा पेयर में लगते हैं। अगर मैंने इस ब्लॉक को, इस बोर्ड को अगर धक्का दिया है, पुश किया है, तो ये बोर्ड मुझे भी पुश कर रहा है, तो फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ, पता ही होगा आपको। तो 120 न्यूटन हमारा इसका आंसर होगा, जो कि इस ब्लॉक पे लगेगा, दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखो। सवाल नंबर 5 में भी देखो एक थोड़ा सा टिपिकल सवाल लग रहा होगा देखने में। स्प्रिंग आते ही वैसे बच्चों के होश उड़ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, लेकिन आइंस्टाइन एकेडमी के बच्चे के होश नहीं उड़ते। ठीक है, तो उसके लिए सवाल शुरू करते हैं। 5वां सवाल जो है, इसमें 2 ब्लॉक है, एक तो 10 kg एक 20 kg का है, और ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रूफ कर दूंगा मैं अभी। देखो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 10 kg का, द 10 kg ब्लॉक इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको करने का आसान तरीका बताऊंगा मैं, सिंपल, एक लाइन में। 12 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg? तो पूछा क्या है? 20 kg वाले का एक्सेलरेशन बताओ सर। अगर 20 kg वाले का एक्सेलरेशन पूछा है तो मैक्सिमम जो है जनता क्या करेगी कि सर इस पे इतना फोर्स लग रहा है, F बराबर ma लगा दो। तो F बराबर ma लगा करके 60 से एक्सेलरेशन निकाल देगी, फोर्स बाय m। तो फोर्स बाय m जैसे ही निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा? 20/200। कितना आंसर आ रहा है? ऑप्शन में भी होगा है, लेकिन ये आंसर गलत है, क्योंकि ये मेथड ही गलत है भाई। क्योंकि इस ब्लॉक पे फोर्स कितने लगे? क्योंकि अगर आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको स्प्रिंग फोर्स काउंट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो स्प्रिंग फोर्स लेना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि अगर इससे भी आंसर आएगा, लेकिन तब आएगा जब तुम्हें स्प्रिंग फोर्स पता हो, तो काम बढ़ गया स्प्रिंग फोर्स निकालने का। तो उसको बचने के लिए करना क्या है? इस पे नहीं जाना है, आंसर नहीं आएगा, ये पक्का नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, मैंने क्या करा, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो। ठीक है, दिस इज अ सिस्टम। तो अब सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। जैसे एक घर में 4 भाई है और चारों भाई की आपसी लड़ाई है, वो इंटरनल मैटर है। समझ में आई बात? एक्सटर्नल नहीं है। तो इंटरनल फोर्स से उसके सभी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर मैं उसको सिस्टम काउंट करूं तो अभी भी उनमें यूनिटी रहेगी। तो ये वही काम हो गया। तो मैंने क्या करा, न्यूटन्स लॉ यूज करूंगा, लेकिन किस फॉर्म में यूज करूंगा? पार्टिकल्स के समीशन के फॉर्म में। शायद आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आई डोंट नो, बट मैं बता देता हूं। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर बहुत सारे पार्टिकल हो तो आप क्या कर सकते हो, I = 1 से लेकर I = n, MII, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आधों को तो समझ में नहीं आया होगा क्या लिखा है मास्टर ने, तो इसको थोड़ा और सिंपल लग देता हूं, M1A1 प्लस M2A2, और भी होंगे तो ऐड होते जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि पूरे सिस्टम को आपको क्या मानना, पूरे पार्टिकल को आपको एक सिस्टम मानना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इंटरनल फोर्स को मैं रिजेक्ट कर पाऊं। तो यहां पर हो जाएगा टोटल फोर्स। लेकिन ये 200 न्यूटन जो लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है बच्चा? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3, और भी जो जितने भी होंगे, लेकिन हमारे पास 2 है तो इसलिए मैंने 2 लिखे हैं। ठीक है, यहां से तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया हमारे पास? 200 न्यूटन का हो गया। M1 आपके पास कितना हो जाए? किसी को भी मान लो, इसको M1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो M1 जो अपने पास हो गया 10 kg, 10 kg का एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चा? 12, प्लस M2 जो है वो दिया हुआ है 20, और इसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो ये कितना हो गया? 120, 120 इधर जाएगा, 200 माइनस 120 बचा तुम्हारा कितना? 80। 80 को आप डिवाइड करोगे 20 से, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 80/20 इज इक्वल टू 4। मैंने कहा था ना बच्चा, आंसर सी गलत है। आई हैव प्रूव्ड इट। क्लियर? तो मैंने पता है बच्चा जहां गलती करेगा वो ऑप्शन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं है, आंसर हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको समझ आई होगी बात। सवाल नंबर 6 की तरफ, सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश करिए, पुली, हाँ, लेफ्ट, जितने भी हो सकते हैं एनएलएम में। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल नंबर 6 में क्या है? सिस्टम इज एट रेस्ट, द वैल्यू ऑफ मास विल
मास m विल बी, मास m विल बी मतलब इस m की वैल्यू बताओ, ये कितना केजी का रखूं या ग्राम का जो भी आएगा, आई डोंट नो, कितने का रखूं कि ये चलना शुरू ना करे, मतलब। और ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब स्मूथ है। अगर ये स्मूथ है इसका मतलब यहाँ पे म्यू 0 है, तो सर बोलेगे सर स्मूथ है तो चल देना चाहिए, है ना। लेकिन भाई इसका वेट जो है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो इसको रोकेगा, वही कंपोनेंट इसके वेट के बराबर होगा। अगर हम देखें इस पूरे सिस्टम पे तो इधर फोर्स लग रहा होगा 10 × 10 मतलब बोले तो 100 न्यूटन। आसान सवाल है ये भी, ध्यान से सुनो, 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन जो है इस पूरे धागे में सेम होगा, एक धागे में एक ही फोर्स लगेगा अगर वो आइडियल है। तो आइडियल थ्रेड के अंदर सेम फोर्स इस पे भी लग रहा होगा 100 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे इधर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया है। समझ में आई बात? क्योंकि धागे के हर पॉइंट पे उतना ही फोर्स डेवलप हो जाएगा जितना इस ब्लॉक पे लग रहा है, बिकॉज क्योंकि आइडियल है। आइडियल है का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब यह है कि ये धागा अपनी लेंथ नहीं बदलेगा, इसलिए धागे के हर पॉइंट पे उतना ही फोर्स एग्जिस्ट रहेगा। तो यहां पे भी 100 न्यूटन का फोर्स जो है इस ब्लॉक पे लग गया। अब ब्लॉक पे और कौन सा फोर्स लग सकता है? बोले फ्रिक्शन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन से तो बच गए। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे mg तो लगेगा ना। अरे भाई धरती माता तो फोर्स लगाना बंद नहीं कर देगी, तो mg तो अभी भी लगना है। तो mg जब लगेगा तो mg के बच्चे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा नॉर्मल के अलोंग, एक हो जाएगा ये, क्लियर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। अगर ये 30 हो गया तो ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारे पास mg cos 30, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास mg sin 30। अब मुझे बताओ कौन सा वाला, अब ये mg cos थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा? नॉर्मल के बराबर, तो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, ठीक है। लेकिन mg sin 30 जो है वो इस 100 को बैलेंस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि mg sin 30 शुड बी इक्वल्स टू mg यानी 100। अगर ये रहा सेटिस्फाई, तो जिस m के लिए ये सेटिस्फाई होगा वो m मेरा आंसर है, सिंपल। तो कितना आ जाएगा? बोले m इंटू जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं सर। sin 30 कितना होता है? sin 30 कितना होता है जल्दी बताओ। अरे sin 30 हाफ, sin 30 हाफ इज इक्वल्स टू 100। कितना आ गया ये? 0 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 20 kg। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जस्ट डबल होना चाहिए। अगर चिकने सरफेस पे रख दो, एकदम चिकना है, एकदम स्मूथ, ठीक है। तो अगर ये 20 kg हो, ये 10 kg हो, तो ये हिलेगा ही नहीं, स्टेबल रहेगा भले ही फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल देखो, ये एटवुड सिस्टम है, काफी आता है छोटे मोटे एग्जाम्स में, सीईटी वगैरह और जितने भी होंगे। तो सवाल नंबर 7 देखो, आपको एटवुड समझ में, इसका भी मैं एक शॉर्टकट दूंगा, बाकी तो आप एफवीडी बनाओगे तो हर किसी का तो 3 इक्वेशन बनेगी, उसको मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि अपन वो क्लासरूम प्रोग्राम्स में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी हम शॉर्ट में सीखने की कोशिश करेंगे। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ दे आर सेट द फ्री टू मूव। ये सब कुछ आइडियल है जब तक कुछ ना बोला जाए, यहां पे कुछ फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है, मक्खन चल रहा है जीवन। समझ में आ गई? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे को मैं फिर से एक सिस्टम मान ले रहा हूं, करने का तरीका समझे ना, ठीक है। तो अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि ये चलेगा कैसे। ये तो नीचे चलेगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है और इसका जो अपवर्ड एक्सेलरेशन है, ये दोनों सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? जल्दी कमेंट बताओ। हाँ सेम होंगे, पक्का, डेफिनेटली सेम ही होंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों एक ही धागे से बंधे हैं सर, और धागा है आइडियल। और आइडियल धागा मैंने अभी भी बताया कि हर पॉइंट का फोर्स सेम, एक्सेलरेशन सेम, सब सेम, टेंशन भी सेम। तो इस पूरे धागे में टेंशन सेम है। बोले सर इसमें, बोले इसमें टेंशन पूरे में सेम है लेकिन इसमें और इसमें अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि यहां धागा ब्रेक हो गया ना, तो अब ये और ये अलग अलग हो गए, 2 धागे हो गए ना, तो 2 टेंशन हो गई। क्लियर बात? तो आप अगर एफबीडी बनाओगे तो आपको 5 kg का अलग बनाना पड़ेगा एफबीडी, इसका 10 kg का अलग एफबीडी बनाना पड़ेगा, इसका अलग बनाना पड़ेगा। तो एफबीडी से बचने के लिए तरीका क्या करें? एक्सेलरेशन इज सिंपल। आप क्या लिखें? ऊपर लिखे ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से चल रहा है। चल किसकी वजह से रहा है? बोले सर इस पे तो mg की वजह से ही चल रहा है, कोई खींच थोड़ी रहा है वहां जाके। किससे चल रहा है? एक्सेलरेशन कौन सा वाला? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है सर 10 और ये 5 कितना होगा? 15। तो 15 इंटू जी मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा इस पे? 150 न्यूटन। क्लियर बात? इस पे सर डाउनवर्ड कितना लग रहा है? बोले 50। तो किधर चलेगा ब्लॉक? ऑफ कोर्स इधर ही चलेगा ना, 150 और ये 50, 50 रोक रहा है और 150 चला रहा है। तो चलाने वाला हुआ सर 150, रोकने वाला हुआ 50, माइनस कर देंगे नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, कितना आया?
इसको आप जी की फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 15 इंटू जी 5 इंटू जी। ये तो हुआ नेट ड्राइविंग फोर्स। कितना आया नेट ड्राइविंग फोर्स, और डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना आ जाएगा 5 5 10 और ये 20 चमका। तो यानी कि हमारे पास ऊपर आया बच्चा 10 इंटू जी डिवाइड बाय 20। तो आपके पास 10 से 0 कट जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा g बाई 2। यानी ये पूरा एक्टिव सिस्टम g बाई 2 से एक्सेलरेट करेगा। यानी ये दोनों ब्लॉक नीचे आएंगे g बाई 2 से और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा g बाई 2 से। यानी कि g की वैल्यू अगर आप 10 रखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन जो है वो समझ में आ रहा होगा। कुछ सवाल और है जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 go। हाँ जी, तो अगला सवाल नंबर 8। इसमें क्या हो रहा है बच्चा, एक स्फीयर है और उसका वेट जो है वो W है, एक वेट लग रहा है फोर्स वेक्टर। एक R जो है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है जो इस वॉल के कांटेक्ट की वजह से लग रहा है, और एक टेंशन जो है वो इस धागे में लगा हुआ है, और ये थ्रेड जो है वो वर्टिकल वॉल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो आपने को बताना है कि कौन सा वाला इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। तो अगर आप देखो कि ये जो बॉल है ये रेस्ट पर है और इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं इनका। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, तो 3 वेक्टर तो कम से कम 3 फोर्स चाहिए अपने को, किसके लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए किसी भी बॉडी को। तो 3D में तो मिनिमम 3 फोर्स चाहिए, तो इक्विलिब्रियम के लिए तो यहाँ पे तीनों का वेक्टर सम जो है वो 0 आना चाहिए, तभी ये रेस्ट पर रहेगा। तो अपने पास पहला ऑप्शन तो जो है वो करेक्ट है, सही है। गलत कौन सा है वो बताना है। तो ये तो सही है इक्वेशन है। और दूसरी वाली अगर ये सही है तो अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर, तो T जो है वो इन दोनों के क्या लग रहा है, डायगोनल पे लग रहा है। यानी T जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के, अरे यार मैं एक काम करता हूँ, वेक्टर देखो इसमें T है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अच्छा, थीटा। तो इसका कॉम्पोनेंट करोगे तो ये बनेगा T cos थीटा, और ये कॉम्पोनेंट इधर बनेगा T sin थीटा। अब ये रेस्ट पर है तो सारे फोर्स कैसे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, मतलब वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो T cos थीटा किसके बराबर आएगा, W के बराबर, और T sin थीटा किसके बराबर आएगा, R के बराबर। अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो आपको मिलेगा T स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो आपको दिख गया होगा कि दूसरा वाला ऑप्शन भी सही लिखा है, सही लिखा है ना। और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो आपको tan थीटा की टर्म मिलेगी, देखो मिल रही है, T से T कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू R अपॉन W। तो R की वैल्यू हो गई W इंटू tan थीटा, तो ये भी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है, तो गलत वाली जो इक्वेशन है वो है C। ठीक, सिंपल सवाल तक, और शायद हो सकता है किसी ने अपने डीपी या कहीं लगाया होगा सवाल, उसमें जरूर देखा होगा। अगले चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 9 थोड़ा सा अजीबोगरीब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैंने थोड़ा इंक्रीज करके रखा है इस वीडियो में। यहाँ पे T1 और ये T2 है, और T1 अपने को गिवन है बच्चा 30 न्यूटन है, मतलब T1 जो है वो इस धागे में लग रहा है कितने का, 30 न्यूटन का, और हमसे पूछा गया है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब मुझे एक बात बताना, धागे कुछ नहीं बोला गया, मतलब धागा कैसा अपना हमेशा आइडियल है। आइडियल है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है सीरीज है, ये ट्रेन की तरह किधर चलेगी, राइट साइड में। तो इन सबका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम कि अलग अलग, सेम रहेगा। वेरी गुड। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट को देखूं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट पे कैसे, क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं ए निकाल सकता हूं, इसको इंक्लूड कर लूंगा तो एफ अननोन है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन ने क्या करा, 3 और 12 kg वाला ब्लॉक यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे T1 पता है, सीधा सीधा 30 न्यूटन गिवन है। तो इस वाले ब्लॉक पे भी जो टेंशन है, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, कभी टेंशन पुश नहीं करता है, हमेशा पुल करता है। तो इस वाले ब्लॉक को पुल कर रहा होगा और इस वाले ब्लॉक को भी इधर की तरफ पुल कर रहा होगा, लेफ्ट साइड में। समझ में आया? तो इसको पुल करेगा 30 से, तो ये दोनों जितने से चलेंगे तीनों उतने से ही चलेंगे मजबूरन। ठीक, तो यानी कि हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना लगा बच्चा इस पे 30, F बराबर ma, m कितना हो जाएगा 15 इंटू a। तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया इस पूरे सिस्टम का कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम का क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मिल गया तो अब अपना काम खत्म है। क्या, कैसे खत्म है कि F के अपन कंपोनेंट कर लेंगे, तो F का ये कंपोनेंट इधर आएगा, F cos 60, और ये नेट फोर्स होगा अब इस पूरे सिस्टम पे। तो ये पूरा सिस्टम भी A से ही चलेगा। तो नेट फोर्स इस बार हमारे पास कितना आ जाएगा, F cos 60 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो जाएगा, 3 12 और 15 कितना हो गया 30 इंटू जी, सॉरी ma, a कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आई 2, F बराबर ma। तो यहां से F इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2, कितना आ जाएगा, ये F आ जाएगा हमारे पास कितना 60 इंटू 2, 60 का डबल मतलब कितना आ गया बच्चा, 120 न्यूटन आ गया। कहीं ऑप्शन में है अपने पास, ऑप्शन है सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया,
एफ आ गया, कितना फोर्स लगाएंगे कि चलेगा, तो ये तो अच्छा सवाल था, इससे इजी आपको मिलेगा देखने को सीटी में, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। एफ देखो अगला सवाल, ये एक इंक्लाइन वेज है, कुछ नहीं दिया मतलब म्यू तो पक्का 0 है, अरे म्यू दिया ही नहीं है तो म्यू पता नहीं है ना मेरे को, यानी एफ लगा हुआ है इधर। अब अगर एफ लगा और ये रेस्ट पर है और बताना ये है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो क्या करना है कि इस एफ को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां पर एफ ऐसे लग रहा होगा, वही है कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाला खेल, और इस पे mg सर दोस्त ऐसे लग रहा होगा, ठीक है सर, बढ़िया बात है। बोले सर mg के अगर आप कंपोनेंट करोगे तो सर ऐसे करना है अलोंग द नॉर्मल, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा प्लेन के, प्लेन इस पे धक्का दे रहा होगा ऐसा, राइट। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा सर, तो ये हो गया mg cos थीटा। इधर क्या हो गया सर, इधर हो गया mg sin थीटा। बोले सर f बच गया, f के भी कंपोनेंट कर लो, तो f के कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इधर इधर की तरफ, जिधर क्या लग रहा है mg cos थीटा, तो mg cos थीटा की तरफ प्लस। अब लेकिन थीटा देखो, थीटा कैसे चेक करोगे, थीटा इस बार कितना हो जाएगा ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा f cos थीटा और ये बन जाएगा f sin थीटा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी n बराबर किसके आ जाएगा, n आ जाएगा mg cos थीटा प्लस f sin थीटा के बराबर। तो आपको n की वैल्यू मिल गई होगी, ऑप्शन भी देखो जरा ढूंढो, ऑप्शन डी मिल गया, सही बात, ऑप्शन डी मिल गया, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले सवाल, और ये हमारा सीरीज का मोशन लॉज ऑफ मोशन का आखिरी सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल में क्या है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझ आए या ना आए पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सैटेलाइट है इन अ फोर्स फ्री स्पेस, फोर्स फ्री स्पेस का मतलब है कि अकेली सैटेलाइट है दुनिया में, उसके ऊपर लगाने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, ठीक है, ये इसका ये है। तो फिजिक्स इज द कोडिंग लैंग्वेज है, तो आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए, वरना बिना सिर्फ फॉर्मूले रटने से तो कुछ नहीं होगा भाई। एंड स्वीप्स अ स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट अ रेट dm/dt। तो ये इससे जो है वो डस्ट को क्या कर रही है, ये स्वीप कर रही है, मतलब डस्ट इलाका होगा तो वो चलेगी, तो डस्ट को स्वीप करती हुई चलेगी झाड़ू की तरह, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, उसको dm/dt, ये जो डस्ट है उसका रेट है, किस रेट से उस डस्ट को वो स्वीप कर रही है, वो है dm/dt इज इक्वल टू पॉजिटिव अल्फा v स्क्वायर। v इज द वेलोसिटी, कौन सी वाली, उस पार्टिकल के भागने की स्पीड है ना v। बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट क्या है, जिसका मास कैपिटल m है, तो सैटेलाइट का एक्सेलरेशन पूछा, इसका मतलब ये है कि उस डस्ट पे फोर्स तो लगा रहा होगा ना कोई, कौन लगाने वाला है, जब कोई नहीं है, ग्रेविटी फ्री मतलब फोर्स फ्री स्पेस है, इसका मतलब वहां पे सिर्फ प्लैनेट के अलावा कोई नहीं है दूसरी दुनिया में। जब कोई नहीं है तो सिर्फ एक प्लैनेट है, और प्लैनेट क्या करता है बेटा, एक्सेलरेट करता है, यानी अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन चाचा का नियम तो हमेशा सही है ना। तो वो बोलेगा सर एफ जो लगेगा इस पे, वो लगेगा, बोले डस्ट तो दूर भाग रही है, बोले किस रेट से, बोले ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स देगा, तो अपोजिट लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू माइनस dp/dt, सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस, बोले m इंटू v, अरे p की वैल्यू क्या आ जाएगी mv, तो यानी कि अगर आप mv रखोगे तो v तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की वजह से b बाहर आ जाएगा, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, मास वेरी कर रहा है, तो इसको लिख देंगे अपन dm/dt, और dm/dt की वैल्यू अपने पास कितनी है, अल्फा इंटू v है। अगर अल्फा इंटू v है तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ma, f बराबर ma इज इक्वल टू माइनस v dm/dt, माइनस v dm/dt। तो ये कितना आ गया, इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dm/dt इज अल्फा v स्क्वायर, तो माइनस अल्फा v की पावर 3, माइनस अल्फा v की पावर 3 डिवाइड बाय कैपिटल M, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया बच्चा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, समझोगे आ जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर बात है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए, तो मेरी तरफ से आपको बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शब ख़ैर।